वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 10th क्लास। बेटे आज की वीडियो में हम लोग कोई भी टॉपिक करने से पहले आपको पास्ट इवेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बेटे यहाँ पर आपको टाइमलाइन गिवन है ब्लैक बोर्ड पर, जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि बेटे आपका जो पैटर्न है 1 मार्क्स क्वेश्चन का पैटर्न है एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस टाइमलाइन। ओके, फर्स्ट वन द एज ऑफ रेवोल्यूशन का टॉपिक अगर हम लोग कर रहे हैं तो फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुई थी बेटे? 1789। नेपोलियन ने टुक ओवर कब किया था? बेसिकली 1804 में। उसके बाद कंजर्वेटिज्म टुक ओवर। कंजर्वेटिज्म ने कब टुक ओवर किया था? 1815 में। आफ्टर द कंजर्वेटिज्म, बेसिकली कंजर्वेटिज्म एरिया कब तक रहा था? इरा माने युग, कब तक रहा कंजर्वेटिज्म का इरा? 1815 से लेकर 1830 तक। उसके बाद क्या आए बच्चों? रेवोल्यूशनरीज। कौन आए थे बेटा? रेवोल्यूशनरीज, जो बेसिकली आपने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़े 1830 से 1845 तक। उसके बाद बेटे ये जो टाइमलाइन है ये आपके चैप्टर की सीरीज है। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रांस के अंदर सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। उसके बाद नेपोलियन ने कब टुक ओवर किया था? 1804 में। कंजर्वेटिज्म ने कब टुक ओवर किया? 1815 में। कंजर्वेटिज्म एरा मतलब युग कब तक चला? 1830 तक। 1830 के बाद कौन आए बेटा? रेवोल्यूशनरीज आए। अब देखो बेटे धीरे धीरे जो फ्रांस की जो बेसिकली सबसे पहले फ्रांस के अंदर बेटे अब ये कब हुआ था? 70 बेसिकली जुलाई 1830 के अंदर। 1830 के अंदर बेटे फ्रांस में सबसे पहले विद्रोह हुआ था। तो बेटे फ्रांस के साथ साथ बेटे वो विद्रोह फिर बेल्जियम तक, और बेल्जियम से बेटा वो ग्रीस तक पहुंच गया था। तो इसलिए बेटे यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट किसने दी है, मैंने आपको बताया था ना कि जो मैटरनिक है उसने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी। उसने बेसिकली रेवोल्यूशनरीज के टॉपिक में किसको बोला था कि सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है वो खतरनाक है। ये स्टेटमेंट बेटे मुझे पिछली वीडियो देखने के बाद बताना कि रेवोल्यूशनरीज वाले टॉपिक में मैटरनिक ने जो स्टेटमेंट दी थी वो किस क्रांतिकारी को इस बारे में दी थी, कौन से क्रांतिकारी के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसे मैटरनिक ने क्या बताया था? सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन बताया था। अब मैटरनिक ने एक स्टेटमेंट और भी दी है। जब बेसिकली क्या होता है फ्रेंच सिमीजीज, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी हो जाती है। इट मीन्स किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है बेटे? फ्रांस से। इसलिए बेटा सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ था बेटे? फ्रांस में। ये डेट आपको बेटा जरूर लर्न करनी है 1830 के अंदर। पहले फ्रांस में हुआ, फ्रांस से ब्रुसेल्स में पहुंचा बेल्जियम में, उसके बाद कहाँ हुआ बेटे? ग्रीस में। देखो बेटे जो ग्रीस है बेटे वहां पर ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य का राज्य था। ये कहाँ है? यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली पोएट ने क्या कहा है? ग्रीस को क्या माना है? कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता का मार्गदर्शक माना है। यानी कि क्या कहा है कि जो बेसिकली ग्रीस की सभ्यता है, यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीस एज ए कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इसको कहा गया है। तो बेटे अब मैं आप लोगों को ये टॉपिक रीड करा रही हूँ। देखो बेटे, एज कंजर्वेटिज्म रिजीम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe। तो बेटे जैसे इटालियन के अंदर जर्मन स्टेट थी बेटा, प्रोविंसेस थी, ऑटोमन एम्पायर है बेटे, आयरलैंड है, पोलैंड है। तो जैसे जैसे बेटा जो कंजर्वेटिज्म अप्रोच है बेटे वो अपनी ताकत मजबूत करने लग गई। तो यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे मैंने बात की इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर बेटे, ठीक है ना, वहाँ पर क्रांति देखी जाने लगी, लोगों के अंदर रेवोल्यूशंस क्रिएट हो गए, यानी कि लोग विद्रोह करना शुरू कर गए। तो इसके अंदर बेटे बेसिकली कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे जर्मनी के राज्य हो गए बेटे, इटली हो गया एज ए प्रोविंशियल स्टेट, ऑटोमन साम्राज्य हो गया, ठीक है बेटे। उन सब में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर बेटे बेसिकली इन रेवोल्यूशंस को कौन चला रहा था? पढ़े लिखे शिक्षित लोग चला रहे थे। जो मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोग थे, स्कूली अध्यापक थे बेटा, क्लर्क थे, व्यापार में लगे हुए बिजनेसमैन थे, वो सब इस विद्रोह के अंदर शामिल थे। तो देखो बेटे दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एज वेल एज प्रोफेसर, स्कूल्स,
टीचर्स, क्लर्क एंड मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस। तो बेटे इसके अंदर जिन्होंने क्या किया था बेटे, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था, जिसके अंदर स्कूली अध्यापक, प्रोफेसर, मिडलमैन, ठीक है ना, क्लरिकल पोस्ट पर काम करने वाले क्लर्क, और उसके साथ साथ बेटे मध्यम वर्ग में लगे, व्यापार में लगे हुए व्यापारी भी शामिल थे। द फर्स्ट अपील took place in France in 1st जुलाई को नहीं है बेटे, मे बी इन जुलाई, ठीक है, तो आप 1 जुलाई नहीं लिखेंगे, आप जुलाई लिखेंगे, इन जुलाई 1830। तो सबसे पहले बेटे विद्रोह कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था 1830 के अंदर। 1815 के बाद बेटे आपने देखा था कि जब वियना एग्रीमेंट हुआ था, वियना संधि हुई थी ना 1815 में, तो क्या किया गया था बेटे, जो बार्बन डायनेस्टी थी यानी कि जो बुर्बोन राजवंश था बेटे, उसको बेसिकली बहाल कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब बेटे 1830 में जब फ्रांस के अंदर विद्रोह हुआ तो उसको पूरी तरह से उखाड़ दिया गया था। एंड द लिबरल रेवोल्यूशनरीज who installed a constitutional monarchy with लुइस फिलिपी at its हेड। अब देखो बेटे लुइस फिलिपी को ही क्या बनाया गया बेटे, हेड बनाया गया, लेकिन अब जो उसकी सोच थी बेटा वो क्या थी, संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया गया था, और अब उसका अध्यक्ष कौन था बेटे, लुई फिलिप था। अब यहाँ पर फिर मैटरनिक की आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, तो स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर मैटरनिक ने क्या कहा, व्हेन फ्रांस फिनिशेस मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस सीखता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, फ्रांस से ही होती है। तो बेटा जो विद्रोह था फ्रांस में 1830 में स्टार्ट हुआ सबसे पहले, फिर वो ब्रसेल्स में बेल्जियम की राजधानी से होता हुआ कहाँ पहुंचा, ग्रीक यानी कि यूनान तक पहुंच गया था, ग्रीस में पहुंच गया था, ठीक है। तो इसलिए बेटे मैटरनिक ने अपनी स्टेटमेंट क्या दी कि जब यूरोप बेसिकली फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। The July Revolution sparked as uprising the Brussels, which led to Belgium breaking from away the United Kingdom of the Netherlands। इसका मतलब क्या है बेटे, जब जुलाई में बेटा ब्रसेल्स के अंदर, ब्रसेल्स किसकी राजधानी है बेटे, बेल्जियम की, ठीक है ना, वहाँ पर बेटे क्या हुआ कि पूरी तरह से रेवोल्यूशन भड़क गया, तो इसके परिणाम स्वरूप बेटे यूनाइटेड किंगडम को नीदरलैंड से अलग कर दिया गया था। इन द इवेंट ऑफ मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट feelings among the educated elite across यूरोप वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो बेटे जो फर्स्ट पैसेज मैंने आपको पढ़ाया है तो इसमें आप लोग फर्स्ट पैसेज से क्वेश्चन बनाएंगे, राइट अबाउट रेवोल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस। 1830 के अंदर बेटे फ्रांस में क्रांति के बारे में लिखो, तो आप बताओगे ना 1830 में कैसे क्या हुआ। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटे, राइट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, जिसके बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे, आपके सेकंड पैसेज के अंदर है बेटे कि ग्रीस को बेसिकली किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली, ठीक है बेटे। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। एक ऐसी घटना हुई बेटे जिसमें यूरोप के जो शिक्षित वर्ग थे उनके अंदर बेटे नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप हो गई। और जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी वो क्या थी कि किस तरह से ग्रीस को स्वतंत्र कराया जाए, किस तरह से यूनान को स्वतंत्रता प्रोवाइड कराई जाए। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से बेसिकली ग्रीस किसके अंडर था बेटे, ऑटोमन साम्राज्य के अंडर था, ठीक है ना। 15वीं शताब्दी में बेटे जो हमारा यूनान था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है। तो बेटे यूरोप के अंदर जो क्रांतिकारी थे बेटा, बेसिक रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया था, ग्रीस की आज़ादी के लिए ही आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। संघर्ष कब शुरू किया था, विच बिगेन इन 1821, ओके। नेशनलिस्ट इन ग्रीस got support from other Greek living in exile and also from the West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। इसका मतलब क्या है बेटे, वैसे तो यूरोप में जब क्रांति हुई तो बेटे इसके साथ साथ ही 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। और साथ साथ बेटे यूनान में जो राष्ट्रवादी रह रहे थे, जिनको यूनान से बाहर, एक्साइल का मतलब देश निकाला दे दिया गया था, ठीक है ना। और पश्चिमी यूरोप में वो लोग रह रहे थे जो बेसिकली कहीं ना कहीं क्या करते थे, ग्रीस की सभ्यता के साथ जुड़े हुए थे, उनको ग्रीस की सभ्यता के साथ क्या थी, सहानुभूति थी। तो इसलिए बेटे उन्होंने क्या किया, ग्रीस की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे बढ़ेंगे, पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज अ कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन
and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim Empire। तो देखो बेटे इसके कारण बेटे क्या हुआ कि अगर हम बात करें कवियों ने, कलाकारों ने जो ग्रीस है उसको यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उसकी प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के लिए संघर्ष किया। तो मैंने लिखा ना बेटे, यहाँ पर कवियों ने क्या कहा, इसको ग्रीस को क्या कहा गया, कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यूरोप की सभ्यता का पालना कहकर इसकी कवियों ने क्या की है, प्रशंसा की है। अब यहाँ पर बेटे एक थोड़ा सा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है बेटे इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन के बारे में। तो बेटे इन्होंने क्या किया था, बेसिकली का क्या योगदान है, इन्होंने भी बेटा मनी कलेक्ट की, युद्ध लड़ने के लिए गए बेटा, लेकिन बेटे 1824 में क्या हुआ था बच्चे, उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उनको क्या हो गया था, फीवर हो गया। सो सैड कि इतना ज़्यादा मतलब किसी देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने योगदान दिया और अंत में जब उनको बुखार हो गया तो उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1832, ये भी बेटा लाइन अंडरलाइन करोगे आप, एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब बेटे 1832 में कुस्तोनिया की संधि की गई बेटे, जिसके अंदर यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो बेटे इसमें एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, राइट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। ओके, नेक्स्ट है बेटे हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखो बेटे बेसिकली अगर हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने के लिए उसकी भाषा का होना, उसके स्वभाव का, उसकी सभ्यता का मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही बेटे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। ठीक है, तो इसके लिए बेटे आप यहीं से एक क्वेश्चन बनाइए, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसका मतलब क्या है, रूमानीवाद कल्पना। रूमानीवाद क्या था बेटे, ये एक तरह से आंदोलन था जो लोगों के अंदर क्या करना चाहता था, राष्ट्रवाद की भावना को भरना चाहता था। तो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा हमारा, लिखिए व्हाट इज द रोल ऑफ रोमांटिकिज्म ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के विकास में रूमानीवाद यानी कि रोमांटिसिज्म की क्या भूमिका है। अब पढ़ेंगे बेटे हम लोग इसको। देखो, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू द वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देखो बेटे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो स्पिरिट क्रिएट करनी है उसको केवल युद्ध के द्वारा या टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्षेत्रों के विकास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि लोगों के अंदर बेटे राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रों के लिए नहीं हुआ था। एंड कल्चर प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट्स, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो बेटे यहाँ पर कल्चर क्या है, सभ्यता ने बेटा बेसिकली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र के विचार में सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पर आर्ट्स आ गया, कला आ गया बेटे, पोइट्री आ गई, कहानी आ गई, किस्से आ गई। इन्होंने भी बेटा लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेट अस टुक एट रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट। अब देखो बेटे रूमानीवाद क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है विच सोट अ डेवलप ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। इसका मतलब क्या है बेटे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाओ, व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म, यानी कि रूमानीवाद क्या है। रूमानीवाद अपने आप में बेटे एक आंदोलन है जो बेसिकली क्या कर रहा था, लोगों के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ रहा था, लोगों को राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ कनेक्ट कर रहा था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। अगर हम बात करें आमतौर पर बेटे जितने भी रूमानी कलाकार थे, रोमांटिक आर्टिस्ट थे, कवि थे, उन्होंने तर्क वितर्क के द्वारा बेटे क्या किया था, साइंस का, हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, टुडे इज द एरा ऑफ साइंस, ठीक है ना बेटे। साइंस से हमने बहुत कुछ हमें अगर हम बात करें तो हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी है वो साइंस से मिली है। साइंस में बेटे हमारी लाइफ में हर एक चीज़ के अंदर हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। हम लोग नोकिया 1100 से कहाँ आ गए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन तक पहुँच गए हैं। दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ओके, अब देखो बेटे एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड माइस्टिकल फीलिंग्स।
अब देखो बेटे, उन्होंने विज्ञान की महिमा मंडन की आलोचना की। उन्होंने क्या कहा कि लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, इंट्यूशंस, इमोशंस, भावनाएं होनी चाहिए। इंट्यूशन क्या होता है, अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। एंड देयर एफर्ट्स वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। कलेक्टिव हेरिटेज का मतलब क्या है, सामूहिक विरासत के रूप में वो अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। कॉमन कल्चरल पास्ट एंड द बेसिस ऑफ नेशन। तो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रोमानी कलाकार थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तर्क वितर्क किया। विज्ञान की जो हम लोग क्या कर रहे थे, ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, महिमा गा रहे थे, उसकी पूरी तरह से उसको क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। और साथ ही साथ बेटे उन्होंने क्या कहा कि भावनाएं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार करने के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसी भावनाओं का प्रयास क्या था कि साझा सामूहिक विरासत होना चाहिए बेटे, जिसको हम लोग अतीत के आधार पर क्या बनाएं, राष्ट्र का आधार बनाएं, ताकि सभी लोगों को जोड़ा जा सके। अदर रोमांटिक्स एज द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हैडर claimed that true German culture was to be discovered among the common people they spoke। इसका मतलब क्या है बेटे, जर्मन दार्शनिक थे बेटे जिनका नाम क्या था, योहान गॉटफ्रीड। इन्होंने बेटे क्या दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों के अंदर है, जो देसी लोग हैं ना, वहाँ के रहने वाले हैं, पर्टिकुलर लोग हैं, वहाँ के आम लोगों के अंदर थी। और राष्ट्र की सच्ची आत्मा क्या है बेटे, वहाँ पर बोले जाने वाली उनकी बोलियाँ हैं, उनके लोकगीत हैं, रूरल फोक है, ठीक है ना, वहाँ का बेसिकली कल्चर है, और वहाँ के बेटे फोक डांसेस हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटे, अदर रोमांटिक्स एज सच, जर्मन फिलोसफर ने क्या कहा था, जॉन गॉटफ्रीड ने, कि यहाँ पर जर्मन कल्चर उन लोगों के अंदर है जो बेसिकली क्या है, जर्मन के अंदर रह रहे हैं, कॉमन पीपल के अंदर है। और ये बेटे किसके द्वारा है, फोक सॉन्ग्स, अगर हम बात करें लोकगीतों के द्वारा, पोइट्री के द्वारा, काव्य रचना के द्वारा, फोक डांस के द्वारा है, ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज असेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हमें इन स्वरूपों को एकत्र करना चाहिए ताकि हम लोग राष्ट्र के निर्माण कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा पेज पे, द एम्फेसाइज ऑफ वर्निकुलर लैंग्वेज। वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या है बेटे, हमें बेसिकली जगह जगह पर अपनी अपनी बोलियां होती हैं बेटे, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, वर्निकुलर लैंग्वेज। वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर क्या है, स्थानीय भाषाओं पर, ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, the emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। अब देखो बेटे यहाँ पर क्या बताया कि स्थानीय बोलियों पर, जो जगह जगह पर बोली जाती है, उन बोलियों पर बल देना चाहिए, स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करना, ठीक है। उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि लोगों तक मॉडर्न कल्चर को, मॉडर्न संदेश को पहुंचाना भी था, क्योंकि बेटे उनमें से बहुत सारे लोग क्या थे, निरक्षर थे, अनपढ़ थे, जो कि राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित नहीं हो पाते थे। तो इसके लिए क्या कहा गया कि स्थानीय बोलियों पर बल देना चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, लोकल साहित्य है, उसको एकत्र करने का उद्देश्य है। प्राचीन भावनाओं को वापस लाना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आधुनिक राष्ट्र का जो संदेश है उसको भी लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि बेटे अधिकांश लोग क्या थे, वहां पर इलिटरेट थे। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो बेटे जिनमें से यह खास तौर पर कहाँ अप्लाई हो रहा था, पोलैंड में, क्योंकि 18वीं शताब्दी के बेटे एंड के अंदर रूस जैसी, प्रशिया जैसी और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने उसको डिवाइड कर दिया था। अब जो पोलैंड था ना बेटे, वो एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। तो बेटे इसलिए ज़रूरत क्या थी कि संगीत के द्वारा, भाषा के द्वारा उनके अंदर नेशनल स्पिरिट को क्या करना है, जागृत करना है। तो देखो बेटे इसमें इवन दाउ पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट इन टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो राष्ट्र की भावना को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए, उनके अंदर नेशनल स्पिरिट कब आएगी, थ्रू म्यूजिक और थ्रू लैंग्वेज। यहाँ पर बेटे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू दिस ओपेरा, ठीक है, एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलनाइज एंड बेसिकली इनका एक कौन सा था बेटे, माजरूका जैसे नृत्य को क्या करना चाहिए, हमें नेशनलिस्ट सिंबल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो बेटे वहाँ के लोगों का जो लोक नृत्य है उसके द्वारा भी बेटे लोगों को राष्ट्रीय संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर बेटे राष्ट्रीय संघर्ष में ओपेरा, संगीत,
का गुणगान किया गया। इसके साथ साथ बेटे वहाँ का जो राष्ट्रीय नृत्य है, जो लोक नृत्य है, उसका राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सिंबल में उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज ने भी बेटा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों को राष्ट्रीय भावनाओं से जोड़ने के लिए। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere। तो देखो बेटे भाषा ने भी राष्ट्रीय विकास में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो बेटे अब क्या हुआ, रशिया ने जब कब्जा कर लिया था बेटे, तो वहाँ पर पोलिश भाषा को स्कूलों से हटा दिया गया था और सभी जगह रशियन लैंग्वेज को अप्लाई कर दिया गया था। 1831 के अंदर बेटे रूस के विरुद्ध क्या हुआ, बेसिकली विद्रोह हुआ, रेवोल्यूशन हुआ और उसको पूरी तरह से उसको कुचल दिया गया था। ठीक है। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। तो इसमें से बेटा जो राष्ट्रवादी का उन्होंने क्या किया कि रूस का विरोध करने के लिए, राष्ट्रवादी विरोध करने के लिए भाषा को अपना एक इम्पोर्टेंट हथियार बनाया। चर्च के आयोजन, जब भी बेटा चर्च के अंदर कोई प्रोग्राम होता था, ठीक है ना, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। राष्ट्रीय विद्रोह के लिए बेटे लैंग्वेज को हथियार बनाया गया। Polish was used for church gatherings and other religious instructions। तो बेटे वहाँ पर जब भी चर्च के अंदर कोई समायोजन होता था, कोई भी आयोजन होता था बेटे, तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए पोलैंड लैंग्वेज को यूज, पॉलिश लैंग्वेज को यूज किया जाता था। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिस्टेंट were put up to jail and sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to प्रीच इन रशियन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेटे हुआ क्या था कि चर्च के आयोजनों में, धार्मिक अनुष्ठानों में पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया गया। इसके कारण बेटे बड़ी संख्या में जो पादरी थे, मतलब बेसिकली जो क्रिश्चियंस थे, उनको जेल में डाल दिया गया था और उसी अधिकारियों ने उनको सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने बेटा रशियन लैंग्वेज का प्रचार करने से मना कर दिया था। एंड द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो अगर हम बात करें बेटा, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के लिए संघर्ष के रूप में एक प्रतीक, एक नेशनल सिंबल बन गया कि वो हर तरह से क्या करेंगे, रशियन लैंग्वेज का विरोध करेंगे। तो बेटे आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो, क्योंकि बेटे हिस्ट्री के अंदर पॉइंट्स बताने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ कनेक्ट भी करें। जैसे मैंने यहाँ पर टाइम लाइन के थ्रू आपको कनेक्ट किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, ग्रीक वर्ड से रिलेटेड है, किस तरह से लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरह से फोक सॉन्ग्स हो गया, फोक कल्चर हो गया, हमारी लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो बेटे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।